एक और नया दिन और काफी सारी नई बातें लेकर मैं अनिमेश हाजिर हूं। इस वक्त हमारा पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं और अनीस जो है वो बड़े ही सुनहरी चमकती हुई कलम लेकर तैयार है और उसको उन्होंने साइड में रख दिया है कि पॉडकास्ट में बोलने का ही होता है, लिखने का कुछ नहीं होता। यही मंशा थी लगभग। क्या हम लोग कॉपीराइटर लोग हैं तो हाथ में चूंकि कहा भी जाता है कि कलम हथियार है, सबसे बड़ा हथियार कलम होता है। अब चूंकि ये जुबानी लड़ाई हो रही है, एक जंग कहा जा सकता है इसे, तो मैंने कलम अपना हथियार साइड पे रख दिया है। देखते हैं कहाँ तक बातें जाती है। कहाँ तक बातें जाती है सोशल मीडिया पे, कहाँ तक बातें गई जब ये पता चला कि एक फेक करेंसी है और उसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जगह अनुपम खेर नजर आ रहे हैं। तो ये जब सबसे पहले पता चला, क्या रिएक्शन था? मेरा जो सबसे पहले रिएक्शन था जब मैंने न्यूज़ देखा ये, तो था कि लिखने वाला कितना या छापने वाला कितना क्रिएटिव होगा कि उसने ऐसे इंसान को चुना जिसके सिर पर भी बाल नहीं है, तो लोगों को शक आधा हो। मुझे तो ऐसा लगा होगा जबकि अनुपम खेर साहब को ये पता चला होगा तो उन्होंने ये कहा होगा नहीं तो खैर मंगदा से तेरी। इसके अलावा कोई ऑप्शन उनके पास था नहीं। लेकिन ये जो एक ऑब्सेशन है अब थोड़ा कम हुआ है यूपीआई के आने से। अदरवाइज लोग इंपॉर्टेंट फोन नंबर्स और कुछ जानकारियां, कुछ हिसाब, जो गड्डी का पहला नोट होता था उसमें लिखा करते थे, बाद में सर्कुलेशन में वो नोट चलते रहते थे, तो काफी कुछ नोट के ऊपर लिखा होता था। इसी पे जैसे 2 साल पहले एक बहुत वायरल हुआ था, सोनम गुप्ता बेवफा है, और ये नोट पे लिखने का ही था। हालांकि वो बहुत सारे नोटों पे फिर लिखा गया और अब नोट शीट पे वो चीजें लिख के वायरल हो रही थी। हाँ, सबने अपने अपने नाम हटा के सोनम का ही नाम लिख दिया। हाँ। सबके ज़हन में अपने नाम थे, लेकिन ठीक है, मतलब सारा जो भार है वो सोनम ने उठा लिया जी। और अभी तक पता नहीं चला ना कि सोनम गुप्ता कौन है। नहीं, वो बेवफा का पर्याय बन गई है अब सोनम गुप्ता। और वो शुरू 10 रुपए के नोट से हुआ था, तो ये तो मतलब डिवैल्यूएशन हो गया। थोड़े बड़े नोट से शुरू करना था। फिर ये डर भी रहता ना कि बड़े नोट पता नहीं कब बंद हो जाए। हाँ, और ये फिर शायद अनुपम खेर को ये भी अच्छा लगा होगा कि कम से कम सोनम गुप्ता 10 के नोट पे था, मेरे 500 के नोट पे हैं। थोड़ी तो वैल्यू की है। तो आपने नोट पे जरूर से कुछ लिखा होगा या पढ़ा होगा, वो आप बताइएगा। लेकिन एक खुशखबरी इस वक्त सारे जो मिथुन दा के फैंस हैं उनको मिले कि मिथुन दा को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। वेल डिजर्विंग है। उन्होंने जब नेशनल अवार्ड जीता था तो ऐसी मुफलिसी से शानदार एक्टिंग करके पहुंचे थे कि नेशनल अवार्ड मिलने के बाद तांता लग गया। रिपोर्टर्स वहां पे आए, उन्होंने कहा कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। मिथुन दा ने कहा कि जो पूछना है पूछ लेना, जैसा इंटरव्यू करना है कर लेना, पहले खाना खिला दो। उनके पास मतलब खाना खाने का दौर नहीं था, लेकिन उसके बाद चारों खाने चित्त किया सभी को मिथुन दा ने। मतलब मिथुन दा जिस तरीके से एक अवतार में आए, द मिथुन अवतार, वो काबिले तारीफ है। एक पैरेलल स्ट्रीम उनकी चलती थी, बॉलीवुड से हटा के फिल्म इंडस्ट्री उन्होंने ऊटी में शिफ्ट कर दी। और एक प्रोफेशनली जो फिल्म शूट करने का तरीका होता है ना कि बिल्कुल टाइम बाउंड शूटिंग होगी। एक किसी फिल्म का इंसिडेंट मुझे याद आता है, लोग शूटिंग में कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं कि भाई अगर हीरो ने कमरे के अंदर घुसते हुए लाल शर्ट पहनी है तो निकल रहा है तो भी लाल शर्ट में ही रहे, वो सीन कंप्लीट हो। और ऐसा ही कुछ हुआ था, शर्ट का कलर चेंज हो गया। मिथुन दा से कहा गया कि आप कल कुछ और शर्ट पहन कर आए थे, आज कुछ और पहन कर आए हैं। तो मिथुन दा का डायरेक्टर को जवाब था कि अगर फिल्म देखते समय लोग मेरी शर्ट का कलर नोटिस कर रहे हैं, तेरी फिल्म फ्लॉप है। शायद यही एक क्रिएटिविटी थी जो मिथुन दा को मिथुन दा बनाती थी। हाँ, मिथुन दा मतलब दा तो थे ही वो। भाई वो उनकी कल्ट फिल्म है ना, गुंडा। जिसके सारे डायलॉग राइमिंग में है। हाँ, सारे मतलब हर डायलॉग राइमिंग में है और साइकिल के पीछे छिपके आप गोलियों से बच सकते हैं। अच्छा। ये एक अनूठी विधा पूरी दुनिया को मिथुन दा ने ही दी थी। और फिर अग्निपथ का नारियल पानी वाला, वो एक कल्ट है, उनका अच्छा, उसपे भी उनका डायलॉग और उनके नाम पे वो शायद पहली फिल्म थी जो उनके नाम पे फिर गाना बना कि मैं हूँ कृष्णन अय्यर एम.ए. हाँ, नारियल पानी वाला। अच्छा, मिथुन दा की फिल्मों में एक और ये होता था कि उनका ना एक तकिया कलाम होता था, जैसे लुंगी उठा के तेरे नाम का कुत्ता पालूं। हाँ। इस टाइप की कुछ चीजें मिथुन दा से काफी जुड़ी हुई थी। बाकी जो एक डांस का कल्चर और एक अलग तरीके की एक्टिंग का कल्चर मिथुन दा लेकर आए थे। देखिए, डिस्को बहुत पहले से चल रही है, जहां तक मेरा मानना है कि हम तब पैदा भी नहीं हुए थे, मतलब 90s 80s के दौर से चल रही है। उसको लोकल लोगों में इंट्रोड्यूस मिथुन दा नहीं किया था। हाँ, एकदम। तो मिथुन दा की एक फैन फॉलोइंग होती थी, मतलब काफी। और उस मास लेवल पे फैन फॉलोइंग, मतलब अगर मिथुन दा की थी, फिर शायद गोविंदा की हुई, तो इस तरीके की वैसी फैन फॉलोइंग फिर बहुत कम लोग हासिल कर पाए। एक इंसिडेंस छोटा सा है कि
हम लोग जब स्कूल में थे, हॉस्टल में पढ़ते थे नवोदय विद्यालय में, तो वहाँ पे एक क्लस्टर होता था, स्पोर्ट्स क्लस्टर। तो उड़ीसा से भी कुछ लोग आए हुए थे, नेशनल चल रहा था, तो वहाँ पे बातें हो रही थी कि यार आपके यहाँ पे क्या है, कल्चर कैसा है। साउथ इंडिया से भी कुछ लोग आए थे, तो वो बड़ा बता रहे थे कि यार रजनीकांत की मूवी लगती है हमारे यहाँ, फिर ऑफिसेज छुट्टी कर देते हैं, ये होता है वो होता है। तो सबका अपना अपना था रिव्यू कि किसके यहाँ पे क्या हो रहा है। उड़ीसा वालों का बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जब मिथुन दा की फिल्में लगती हैं तो ऑटो नहीं मिलते, तो हम कैसे जाएं। तो ये ऑटो वाले तक ऑटो बस रास्ते में खड़े कर देते हैं, कहाँ जा रहे हो भैया, चलो छोड़ दो, नहीं मैं मूवी देख के आता हूँ, उसके बाद छोड़ दूंगा आपको जहाँ बोलो। अच्छा, एक रजनीकांत का जिक्र किया, मतलब कुछ एक ऐसे लोग हुए जिन्होंने अतिशयोक्ति पे बिलीव करा दिया है। उनमें से एक मिथुन दा थे। एक फिल्म मुझे याद है, वो आते हैं, उंगली से दीवार पे छेद करते हैं, एक उसमें खोटी डालते हैं, कैप टांगते हैं, फिर लड़ाई वड़ाई करते हैं। तो ये जो मिथुन दा का मतलब कल्ट है, ये तो अमेजिंग है। लेकिन बहुत संजीदा रोल भी किए। एक प्रेम प्रतिज्ञा मूवी मुझे याद आती है, बहुत कमाल की फिल्म थी, जिसमें मिथुन दा का बहुत शानदार रोल था। ऐसे बहुत सारे शानदार रोल भी उन्होंने किए। मेरी पहली फिल्म जो मिथुन दा के साथ थी, मतलब उनके साथ नहीं, अच्छा, उनकी देखी हुई ऐसा बोलने में थोड़ा वजन आ जाता है ना, उनके साथ थी। मैंने स्वर्ग मूवी देखी थी। उसमें उन्होंने जो छोटे भाई के किरदार निभाया था, माइंड ब्लोइंग था वो किरदार। और उसके जस्ट पहले और जस्ट बाद जो मिथुन दा का कल्ट था, वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था उनके लिए, स्वर्ग। तो मिथुन दा की कौन सी आपकी फेवरेट फिल्म है, आप जरूर बताइएगा और हम सब उसे सेलिब्रेट करेंगे। एक और चीज, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब हम ऑलमोस्ट सेलिब्रेशन के मूड में हैं। इंडिया बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है, जिसका चौथा दिन चल रहा है। पहला, दूसरा और तीसरा दिन कैसे निकला पता नहीं चला, क्योंकि बारिश जो है उसने काफी तूफानी अंदाज में अपना रोल प्ले किया था। और आज पांचवा दिन है, चौथा तो कल था। और चौथे दिन में हुआ ये कि बांग्लादेश की पूरी टीम पहले तो आउट हो गई 233 पे। उसके बाद टीम इंडिया उतरी बैटिंग करने के लिए, और वो जो कुछ भी हुआ वो करिश्मे से कम नहीं था। रोहित शर्मा ने सिक्सर उड़ा के शुरुआत की। सिर्फ 35 ओवर में हमने 285 रन भी बना दिए, 9 विकेट भी गवा दिए, डिक्लेयर भी कर दिया। और सडनली एक शोर शॉट जो मैच ड्रॉ पे नजर आ रहा था, अब लग रहा है कि इंडिया जीत सकता है, क्योंकि जिस वक्त हम बात कर रहे हैं 7 विकेट बांग्लादेश के आउट हो चुके हैं। तो ये जो चीजों को अचानक पेसअप करना होता है ना, कि अचानक स्पीड बढ़ा दी, ये जैसे मतलब हमारे रायपुर, दुर्ग, भिलाई, धमतरी, बालोद की तरफ जो मिनी बस वाले जाते हैं, इनको सवारी दिख जाइए स्पीड बढ़ा देते हैं। पीछे से आती हुई बस दिख जाइए स्पीड बढ़ा देते हैं। ऐसे कौन कौन से मौकों पे अचानक स्पीड बढ़ जाती है? अभी मैं आ रहा था ऑफिस के लिए, तो देखा ट्रैफिक हवलदार जैसे हाथ मारता है, लोग स्पीड बढ़ा देते हैं। हाँ, थोड़ा सा राइट लेके बढ़ाते हैं और ऐसा लेफ्ट लेके भी नहीं बढ़ाते हैं। कभी कभार सामने स्कूटी पे कोई लंबे बाल वाला कोई भी शख्स, जरूरी नहीं वो महिला हो, लोग उम्मीद में स्पीड बढ़ा देते हैं कि थोड़ा दीदार हो जाए। अच्छा, एक और हमारे यहाँ मतलब उल्टी गंगा बहती है कि जो ट्रैफिक की येलो लाइट होती है, वो होती है कि आप स्पीड कम करें, आप देखें कि सामने वाला ट्रैफिक खुल तो नहीं गया है। हमारे यहाँ येलो देख के स्पीड बढ़ा देते हैं। हाँ, वो एक ऐसा आइडेंटिफाई किया जाता है कि येलो है, अच्छा 40 का अब 80 करना होगा, क्योंकि वो टाइम ड्यूरेशन 5 सेकंड का ही रहता है, 5 से 10 सेकंड मैक्सिमम। एक स्पीड उन जगहों पे बनती है जहाँ पे बोर्ड लगा होता है कि कार्य प्रगति पर है। जब कोई माननीय सम्माननीय उस रास्ते से गुजरे तो उस सड़क के बनने की स्पीड बेतहाशा तेज हो जाती है, वो बहुत ज्यादा ही तेज हो जाती है। 5G उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। हाँ, मतलब 5G जीजा जी की स्पीड से बनते हैं। कुछ ज्यादा ही तेज काम होता है। ये एक एग्जाम के बारे में भी देखा जाता है ना, कि जैसे आखिरी घंटा बचता है कि अब बचे हैं भाई 15 मिनट, फिर जो स्पीड बनती है, फिर क्या लिखा जा रहा है, क्या सोचा जा रहा है, कुछ भी पता नहीं रहता है। डॉक्टर वहां से बनते हैं, फिर डॉक्टर्स की राइटिंग पे वो लिखा जाता है, राइटिंग वहां से आती है। एक और, जैसे हम दीपावली के भी नजदीक हैं, दीपावली खत्म होने के बाद जो स्कूल और कॉलेज के टीचर्स कोर्स कंप्लीट कराने की स्पीड बढ़ाते हैं, वो मतलब पहले गंगाधर वाले मोड में होते हैं, दीपावली के बाद वो रजनीकांत हो जाते हैं या शक्तिमान हो जाते हैं। सब कुछ दनादन नोट्स दिया, कंप्लीट किया। एक हमारे स्कूल पे ये हुआ था कि 2010 में सारे टीचर्स हड़ताल में थे, हम लोग 12th में थे बोर्ड के टाइम पे। तो एक टीचर आए और 2-3 दिन का समय था, क्योंकि वो भी हड़ताल में जाने वाले थे, बट गुडविल उनका ये था कि बच्चों को मैं पढ़ा के जाऊंगा। वो आए, 3-4 चैप्टर्स बचे हुए थे साइंस के, उन्होंने देखा हाँ ये वाला चैप्टर ठीक है, ये पढ़ लेना, दूसरा चैप्टर ये भी पढ़ लेना, तीसरा चैप्टर ये भी पढ़ लेना, चौथा ठीक है तुम लोग तैयारी करके आ जाओ, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और वो हड़ताल पे चले गए। तो इस स्पीड से हमने 4 चैप्टर 15 मिनट में कंप्लीट किए थे एक दिन पे। अच्छा, एक चीज मुझे नहीं समझ में आती, आप कहीं पे 5-10 मिनट, जो रायपुर में उतना ही जाम लगता है, कभी कभार आधे घंटे तक बात पहुंचती है, लेकिन जाम जैसे ही खुलता है, तो जैसे ही जाम खुलने के बाद आपको थोड़ा ओपन रास्ता मिलता है, बहुत तेज भागते हैं लोग।
बात तो सही है। ये स्पीड का क्या है, मतलब कि वो पोटेंशियल एनर्जी जो रुकी हुई थी जाम की वजह से वो सडनली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, वहां पे क्या रिएक्शन होता है? एक चीज जो मेरे मन में भी डाउट है कि सब दौड़ भाग रहे हैं, सबको बहुत तेज जाना है, लेकिन जाना कहाँ यही नहीं पता है। हाँ, ये इंडिया आयरोनिकल कंट्री ना कि यहाँ पे सड़क पे सब जल्दी होते हैं, सब बहुत तेज होते हैं, सबको हड़बड़ी होती है, लेकिन टाइम पे कोई नहीं पहुंचता। ये एक कल्चर वाली बात है ना, वी इंडियंस आर ऑलवेज लेट। तो ये हमारी संस्कृति है, परंपरा है, जो हम, जैसे अमिताभ बच्चन ने भी कहा था, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। लेकिन एक जो अनुशासन है, एक जो परंपरा है जिसकी स्पीड के हम कायल हैं, कि घर में मान लीजिए आपने एक्सपेक्ट किया हो कि 4 मेहमान आएंगे, 4 अपने साथ एक एक और ले आए तो 8 हो गए, और इतने लोगों को आपके घर में आता हुआ देख के 2-3 पड़ोसी भी आ गए कि क्या चल रहा है, तो कुछ 11-12 लोगों का एक अच्छा खासा जमावड़ा हो गया। और जो घर की लेडीज हैं, स्पेशली मॉम, वो कुकिंग में जो स्पीड बनाती हैं और जो एडजस्टमेंट करती हैं कि भाई रेसिपी जो बनानी थी उसके लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स थे वो तो इतने ही थे, वो उन डब्बों से कुछ चीज़ें निकाल के, कुछ जुगाड़ के सबके लिए डिशेस तैयार हो जाती हैं। और माँ की एक खासियत होती है कि खाने में स्वाद बड़ा होता है, और माँ का बनाया हुआ खाना कभी कम नहीं पड़ता है। ये जितने भी लोग रहेंगे उनको सफिशिएंटली मिल जाएगा। हाँ, ये बात तो देखा गया। अच्छा, माओ के बारे में एक और है ना, आप जाएंगे सिर्फ अठन्नी मांगने, जैसे हम लोग बच्चे थे पहले 2 चीजें मिलती थी फिर, और ये जब मेहमान आते हैं तब भी अक्सर बच्चों के साथ यही होता है कि जैसे मालपुआ बन गया, खीर बन रही है, तो बच्चे थोड़े से लालच में आ जाते हैं कि माँ थोड़ा सा चखने दे दो, तो उनको फिर सिर्फ खीर नहीं मिलती साथ में, पहले एक चमेट मिलती है, चट्टे से पीछे पड़ता है, फिर खीर भी मिलती है। तो ये माओ का बड़ा स्वाद के साथ थोड़ा सा कुछ तो स्वादानुसार। अच्छा, एक और लम्हा होता है जब पापा घर लौटते हैं ऑफिस से, तब माँ बच्चों के शिकायतों की स्पीड बढ़ा देती है और फिर बहुत तेज गति से पापा के या तो हाथ चलते हैं या चलता है जूता, और जिसके बाद जो बच्चा है वो समझ जाता है कि क्या जिंदगी में करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये 2 चीजें होती है यहाँ पर, अक्सर देखा गया है कि पहले होता है कि जैसे आपने टॉप कर लिया है, आपने कुछ अच्छा परफॉर्म कर लिया स्कूल पे, या बच्चे ने कुछ काबिले तारीफ कुछ काम कर दिया, मेरा बच्चा मेरा बच्चा। जैसे ही पापा ऑफिस से आते हैं, तुम्हारा बेटा ऐसा है, तुम्हारा बेटा वैसा, फिर पापा भी बोलते हैं तुम्हारा ही तो लड़का है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे की शिकायत और कुटाई संस्कार के बाद जो बात है वो एक म्यूचुअल वॉर के बीच में चली जाती है, जिसमें मम्मी पापा इन्वॉल्व होते हैं और पिटा हुआ बच्चा बीच में खड़ा हुआ सोच रहा होता है कि रुकना है, जाना है, करना क्या है भाई, कोई मुझे फ्री करो तो मैं जाऊं, मेरा तो हो गया जो होना था। और कभी ऐसा होता है कि पापा ने तो कूट दिया है, मम्मी का जो पापा के ऊपर गुस्सा है वो भी उस बच्चे पे निकल गया, बोनस मिल जाता है। हाँ, क्योंकि आप ही है ना जो लेने लायक है उस टाइम पे, क्योंकि पापा को कुछ कहा नहीं जा सकता है। बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हमने जो कहना था वो कह दिया है। एक बार फिर से मिथुन दा को हम बधाइयां देते हैं ढेर सारी, और उम्मीद करते हैं कि ये जो 5वां दिन टेस्ट मैच का चल रहा है, जब तक आप इसे सुनेंगे ये इंडिया की जीत ला चुका होगा। आपको बहुत सारी बधाइयां। कैसा लगा ये बातचीत का सिलसिला, बताइएगा जरूर।